जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल सफलता विद संकल्प पर। साथियों, आज हमारा टॉपिक रहेगा व्यापार एवं वाणिज्य। तो मैंने इस वीडियो में आपके लिए इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी थ्योरी क्लासेस भी है और आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी हैं जिनको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथियों, इससे पहले मैं इस चैनल पर कुछ टॉपिक्स कवर करा चुका हूं, जैसे सोशल मीडिया हो गया, साइबर अपराध हो गया, भारतीय कृषि हो गया, वस्तु एवं सेवा कर, विमुद्रीकरण, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्यापार एवं वाणिज्य। मैं इस चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी है एक, जिस पर आपको ये सारी की सारी प्रीवियस वीडियो मिल जाएंगी। सोशल मीडिया, साइबर क्राइम, भारतीय कृषि, वस्तु एवं सेवा कर और विमुद्रीकरण। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वाणिज्य एवं व्यापार। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो को पूरी देखने के बाद आपको कहीं से ये नहीं लगेगा कि हमारा टाइम वेस्ट हुआ है। देखिए, सबसे पहले जानते हैं परिचय। व्यापार और वाणिज्य में अंतर क्या होता है। देखिए, सबसे पहले मैं हाइलाइटर ले लेता हूं, ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होता है। व्यापार एवं वाणिज्य में अंतर क्या होता है। व्यापार किसको कहते हैं। व्यापार होता है केवल वस्तुओं का क्रय और विक्रय, वस्तुओं को खरीदना और बेचना। ये एक संकीर्ण अवधारणा है। संकीर्ण बोलते हैं नैरो, मतलब छोटी अवधारणा है। एक कहीं भी कोई दुकानदार और ग्राहक के बीच में भी क्रय विक्रय हो सकता है। अब बात करते हैं हम वाणिज्य पर। वाणिज्य को बोलते हैं कॉमर्स। वाणिज्य को कॉमर्स बोला जाता है। यह एक व्यापार ब्रॉड अवधारणा है, ये बड़े स्तर पर होती है व्यापार। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बोलेंगे वैसे। वाणिज्य क्या होता है। व्यापार प्लस व्यापार में सहायक क्रियाएं। वाणिज्य क्या होता है। व्यापार भी हो गया। व्यापार का मतलब हो गया आपका किसी भी वस्तु की खरीद और बिक्री, और व्यापार में सहायक क्रियाएं, जैसे सहायक क्रिया हो गई आपकी बैंकिंग, मतलब व्यापार के लिए बैंक से लोन लेना। बीमा हो गया आपका, जब भी हम ट्रांसपोर्ट करते हैं किसी वस्तु का तो उसका पहले बीमा होता है। परिवहन, ट्रांसपोर्ट के साधन, जिसमें आपका एडवर्टाइजमेंट हो गया, विज्ञापन हो गया, और भंडारण, उसका स्टोरेज हो गया। ये सारी क्रियाएं किसमें, वाणिज्य में आती हैं। आई होप आपको व्यापार और वाणिज्य में अंतर समझ आया होगा। इसका उद्देश्य होता है उत्पादक और उपभोक्ता के बीच दूरी और बाधाओं को खत्म करना। किसका उद्देश्य होता है। वाणिज्य का मतलब दूरी और बाधाओं को खत्म करना। कैसे, मतलब उनको विज्ञापन दिखाना कौन सी चीज आपके लिए सफिशियंट है, और उनकी बीच की दूरी खत्म करना परिवहन के थ्रू। इस तरीके से अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ हम देखेंगे भारत का विदेशी व्यापार। भारत का विदेशी व्यापार, भारत जो है किस किस देश के साथ विदेशी व्यापार अच्छा है, कहां से भारत इंपोर्ट करता है और कहां भारत एक्सपोर्ट करता है। व्यापार में भारत का प्रमुख भागीदार है यूएसए। सबसे ज्यादा भारत इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यूएसए से करता है। लेकिन अगर निर्यात एक्सपोर्ट के मामले में देखें, भारत किस देश को सामान भेजता है, तो भारत सबसे ज्यादा सामान अमेरिका को भेजता है, यूएसए को। आयात के मामले में बात करें, सबसे ज्यादा इंपोर्ट भारत कहां से करता है। भारत सबसे ज्यादा इंपोर्ट सामान चीन से करता है। व्यापार संतुलन, अमेरिका के साथ अधिशेष सरप्लस, मतलब फायदे में रहता है। जो है भारत अमेरिका के साथ व्यापार करके फायदे में रहता है, मतलब वहां से इंपोर्ट कम करता है, एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, मतलब पैसे ज्यादा कमाता है, यहाँ अधिशेष सरप्लस में होता है। लेकिन जो चीन के साथ भारत का व्यापार है, उसको एक्सपोर्ट कम करता है, वहां से इंपोर्ट ज्यादा करता है, तो भारत के पैसे में कमी आती है, तो इसीलिए इसको डेफिसिट, मतलब यहाँ भारत नुकसान में रहता है और अमेरिका के साथ भारत फायदा में रहता है। आगे बात करते हैं विदेशी व्यापार नीति। भारत की जो विदेशों के साथ व्यापार है उसके लिए नीति निर्धारण, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अब बात करते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी।
फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से लेकर 2020 के बीच की बात करते हैं, जिसका लक्ष्य था भारत का $900 बिलियन का निर्यात करना, मतलब भारत से बाहर $900 बिलियन की सामग्री को भेजना। इस पर मेक इन इंडिया पर जोर दिया गया, भारत में बनाकर चीजों को निर्यात करना। लेकिन अब नई विदेश नीति है, न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, जो कि 2023 में बनी और जो कि लागू भी हुई 1 अप्रैल 2023 से। इसका सबसे पहले लक्ष्य के बारे में बात कर लेते हैं। ये लक्ष्य वाले क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। इसका लक्ष्य था 2030 तक कुल निर्यात, जो भी हम निर्यात करते हैं, किसका, वस्तु एवं सेवाओं का, मतलब थिंग्स का और सर्विसेज का, जो भी हम निर्यात करते हैं उसको बढ़ाकर $2 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। इसका उद्देश्य क्या था, 15 से 2020 का $900 बिलियन, लेकिन जब 2030 तक का लक्ष्य रखा हमने, तो इसको बढ़ाकर $2 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। इसमें एक शिफ्ट योजना लागू की गई इसी के अंतर्गत, नई निर्यात नीति के अंतर्गत। इसमें प्रोत्साहन इनिशिएटिव, पहले भारत सरकार लोगों को इनिशिएटिव दिया करती थी, कुछ मतलब पैसे वगैरह दिया करती थी। उससे हटकर भारत सरकार ने छूट और सरलीकरण, मतलब चीजों को आसान बनाने पर ज्यादा ध्यान दिया है इसमें। संस्थान कौन सी है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान नई दिल्ली, ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को बनाती है, IIFT। अब आगे बात करते हैं कुछ नियामक अधिनियम। भारत ने कुछ इन पे कंट्रोल करने के लिए कुछ अधिनियम बनाए। फेरा और फेमा को हम जो है प्रीवियस क्लास में बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डीप लेवल पर हमने समझा, लेकिन इसमें थोड़ा सा फिर भी आपको रिवीजन के तौर पर मैंने ये आपके लिए रख लिया है। फेरा एक्ट आया आपका 1973 में। ये अत्यंत सख्त कानून था, इसमें आपराधिक मुकदमा चलता था, मतलब अपराधी को जेल भी भेज दिया जाता था। लेकिन जो फेमा एक्ट है, फेमा एक्ट जो है, इसमें इस उदारीकरण के बाद आया, आपको पता हो गया 1992-93 के बाद जो है भारत ने LPG पॉलिसी को अपनाया, तो उसके बाद आया इसका, अब इसमें केवल नागरिक अपराध कर दिया गया है। इसमें केवल और केवल जुर्माना लगाया जा सकता है, अगर इसमें कोई अपराध करता है तो उस पर केवल और केवल जुर्माना लगाया जा सकता है, ना कि उसको जेल भेजा जा सकता, केवल सिर्फ जुर्माना। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये वित्त मंत्रालय के अधीन एक संस्था है, जिसको बोला जाता है प्रवर्तन निदेशालय। इसका मुख्य कार्य होता है फेमा और PMLA, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ना, द प्रीवियस, इसका फुल फॉर्म होती है द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2000 को लागू करना होता है। किसका काम होता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, मतलब प्रवर्तन निदेशालय। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक एक्सचेंज की, जिसको भारतीय वित्तीय बाजार बोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेबी। सेबी को बोलते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 में हुई। इसका को वैधानिक दर्जा, मतलब इसके लिए कानून बनाया गया 1992 में। ये दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय मुंबई में पड़ता है। अब बात करते हैं BSE, इसको बोला जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना 1875 में हुई। ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ये आपके रेलवे में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसमें इसका सेंसेक्स होता है, इसका सूचकांक जो होता है सेंसेक्स 30, मतलब ये लिस्ट रखता है टॉप 30 कंपनीज की। अब बात करते हैं NSE। NSE बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो इसको जो है 1992 में स्थापित किया गया। इसका सूचकांक, इसका तो था BSE का सेंसेक्स 30, इन दोनों को याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका था सेंसेक्स 30, और जो आपकी NSE का सूचकांक है निफ्टी 50, मतलब इसमें टॉप 50 कंपनीज का विवरण रखा जाता है। अब कुछ शब्दावली याद रखते हैं, ये दोनों शब्दावलियां पूछी जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुल
और बियर। बुल और बियर मतलब बुल का मतलब होता है जो बाजार को बढ़ने की उम्मीद रखे, मतलब जो ये उम्मीद रखे बाजार में पैसा बढ़ेगा, मतलब बाजार ऊपर जाएगा, तो उसको बोला जाता है बुल, जिसको हिंदी में तेज अड़िया बोलते हैं। और इसको बोला जाता है जो बाजार को गिरने की उम्मीद करे, जो चाहे हमेशा के बाजार में गिरावट आए, जब बाजार में गिरावट आए तो मैं चीजों को खरीदूं, तो इसको बोलते हैं बियर। इसको याद रखने की ट्रिक जो है, आप थोड़ा सा ऑकवर्ड है लेकिन आप ध्यान रखना, बियर पी के लोग जो है धीरे धीरे चलते हैं, संभल संभल कर चलते हैं, तो वो बाजार को गिरने की उम्मीद रखता है, मतलब बियर पी के गिर गया। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। निवेश के प्रकार, निवेश जो है दो प्रकार के होते हैं। एक तो बात करते हैं एफडीआई, इसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अभी मैंने इसी क्लास में इनको थोड़ा सा डिटेल में भी समझाया है। ये लंबी अवधि के लिए होते हैं जिनकी प्रबंधन में हिस्सेदारी होती है, और जैसे वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट में आगे इनको अभी समझाऊंगा इसी नेक्स्ट स्लाइड में। एफपीआई बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो सॉरी, इसको बोलते हैं विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। ये केवल शेयर बाजार में निवेश होता है, इसको हॉट मनी बोलते हैं, क्योंकि ये जल्दी बाहर निकाला जा सकता है, इसलिए हॉट मनी बोलते हैं। इसको थोड़ा सा आप देख लेना, ये इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी मैंने इसको ऐड कर दिया है। कुछ महारत्न कंपनियां हैं और उनके मुख्यालय ओएनजीसी, आईओसीएल, जीआईएल, सेल, एनटीपीसी और बीएचईएल, इन सभी का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। और बीपीसीएल और एचपीसीएल, इन दोनों को ध्यान रखना, बीपीसीएल और एचपीसीएल का मुख्यालय पूछा जाए तो इनका मुख्यालय है मुंबई में। अब एफडीआई और एफपीआई के बारे में थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करते हैं, इनमें अंतर बात करते हैं। ये हम इनकी फुल फॉर्म पढ़ चुके हैं। जब विदेशी कंपनी भारत में परिसंपत्ति मतलब असेट बनाए और व्यापार खड़ा करती है, असेट बनाने का मतलब जैसे जापान भारत में रेलवे लाइन बना रही है, रेलवे लाइन बोलते हैं उसको, इधर आपका महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में बना रही है, और जो सुपर फास्ट ट्रेन होती है उसका मैं नाम मिस कर रहा हूं, मैं आपको बता दूंगा याद आएगा तो। जब तो इसमें क्या होता है, परिसंपत्ति बनाती है, मतलब कोई एसेट खड़ा करती है, जैसे कहीं जमीन लेकर अपना ऑफिस वगैरह बनाया, तो इस तरीके से अपने एसेट्स बनाती है। लेकिन एफपीआई में क्या होता है, जब विदेशी निवेशक केवल शेयर या बॉन्ड खरीदते हैं, जो भी शेयर या बॉन्ड को खरीदते हैं विदेशी निवेशक, ये 10% से कम होता है, ये 10% से अधिक होता है, ये वाला जो है 10% से अधिक होता है एफडीआई। और एफपीआई जो है किसी भी कंपनी में 10% से कम निवेश को एफपीआई बोलते हैं। ये इसमें होता है शेयर और बॉन्ड्स को खरीदना। ये दीर्घकाल के लिए होता है, जब कंपनी एसेट बनाएगी, अपने ऑफिस वगैरह बनाएगी, तो लंबे समय तक रहने का प्लान है उसका, तो इसलिए ये दीर्घकाल के लिए होता है, ये अल्पकाल के लिए, मतलब शेयर बाजार में से जो है विदेशी लोग जो है कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। इसमें जो नियंत्रण होता है, इसमें जैसे किसी भी कंपनी में, जैसे मान लो अमेजन का भारत में वेयर हाउस खोलना, या किसी भी कंपनी में जो है एफडीआई की जाती है, तो उसमें जो भी मैनेजमेंट होता है चीजों का, उसमें उसकी भागीदारी होती है जो विदेशी व्यक्ति है। लेकिन जब भी कोई शेयर वगैरह खरीदता है, एफपीआई होता है, तो उसमें कोई भी उसका नियंत्रण नहीं होता, उसके फैसले नहीं माने जाते हैं। प्रकृति बात करते हैं, यह स्टेबल माना जाता है, क्योंकि जब यहाँ जाके एसेट बना रहा है कोई, तो स्टेबल है, बहुत लंबे समय के लिए प्लान है, तो ये आसानी से बाहर नहीं जाता। लेकिन जब भी कोई निवेशक एफपीआई में निवेश करता है, शेयर बाजार में निवेश करता है, तो वो कभी भी अपने पैसे लेकर भाग सकता है, तो इसीलिए इसको हॉट मनी भी बोला जाता है, कभी भी पैसे निकाल सकता है। उदाहरण के लिए अमेजन ने भारत में वेयर हाउस खोला, जब भी वेयर हाउस खोला तो उसका लंबी प्लानिंग होगी, क्योंकि उसने बिल्डिंग्स वगैरह बनाई होंगी, तो इस वजह से। लेकिन यहाँ जो है इसका एग्जांपल बता देता हूं एफपीआई का, किसी विदेशी व्यक्ति द्वारा एनएसई से रिलायंस के 100 शेयर खरीदे,
मतलब किसी विदेशी व्यक्ति ने केवल और केवल 100 शेयर खरीदे, तो भाई 100 शेयर खरीद कर मैनेजमेंट में हिस्सा थोड़ी ले सकता है। अब प्रभाव के बारे में बात करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, जब भी एफडीआई होगा तो हमारे देश में रोजगार मिलेगा, क्योंकि जब भी एसेट बनाएंगे तो जो भी बिल्डिंग्स वगैरह बनाएंगे तो वहां पे काम करने के लिए लोगों की आवश्यकता होगी, और इसमें विदेश से तकनीकी भी आती है। लेकिन जब भी एफपीआई ज्यादा होता है तो उसमें केवल और केवल तरलता, इकोनॉमिक्स के टर्म में तरलता को लिक्विडिटी बोलते हैं, पैसे को, इसमें केवल और केवल पैसा आता है। अब बात करते हैं कुछ गुणवत्ता मानक, जैसे हॉलमार्क। जब भी आप सोने चांदी की वस्तुओं को खरीदते हैं तो उस पे बीआईएस के द्वारा हॉलमार्क दिया जाता है, जो कि उनकी शुद्धता को प्रमाणित करता है। एग मार्क दिया जाता है जब भी आप कृषि उत्पादों की गुणवत्ता को देखना हो आपको, जैसे तेल हो गया, मसाले हो गया, इन पे एग मार्क दिया जाता है। इको मार्क दिया जाता है पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन पर, कुछ ऐसे उत्पादन जो पर्यावरण के लिए अनुकूल होते हैं। इसका चिन्ह होता है मिट्टी का घड़ा। फसाई, फसाई है खाद्य सुरक्षा लाइसेंस देता है, जो भी खाने पीने की चीजों को आप बनाते हो, मार्केट में बेचते हो, उसके लिए ये आपको लाइसेंस देता है। अब फसाई की मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ओडीओपी, इसको बोलते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट को मशहूर करने के लिए। इसकी शुरुआत 24 जनवरी 2018 से हुई। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर रखा गया कंगना रनौत। इसमें प्रमुख जिले और उनके उत्पाद के बारे में बता देता हूं, जो कुछ पूछे जा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो 75 जिले हैं, 75 उत्पाद यहाँ कवर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ कवर किए हुए हैं। जैसे कन्नौज का इत्र फेमस है, अलीगढ़ के ताले फेमस है, फिरोजाबाद की कांच की चूड़ियां फेमस है, भदोई का कालीन फेमस है, वाराणसी का रेशमी साड़ी फेमस है, गोरखपुर का टेरा कोटा फेमस है। अब आगे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए मैं पेन टूल ले लेता हूं आपके लिए। आप ये जो है क्वेश्चंस में यहाँ लिखना मिस कर दिया है मैंने, लेकिन ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं वाणिज्य का सही अर्थ क्या है। मैंने बताया व्यापार का सही अर्थ है खरीद और बिक्री, लेकिन वाणिज्य में व्यापार के साथ साथ उसकी सहायक क्रिया भी शामिल होती है। भारत का सर्वाधिक आयात किस देश से होता है? भारत जो है सर्वाधिक आयात जो है चीन से करता है। नई विदेश व्यापार नीति, न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023, इसका लक्ष्य 2030 तक निर्यात को कितना करना है? इसका लक्ष्य है $2 ट्रिलियन करना। अब बात करते हैं फेमा एक्ट। ये जो फेमा अधिनियम है ये किस वर्ष लागू किया गया है? इसको लागू किया गया 2000 में, लेकिन बन के तैयार हुआ 1999 में। ये मैंने कल कवर करा चुका हूं। इसको 1 जून 2000 से लागू किया गया था। शेयर बाजार में हॉट मनी किसे कहा जाता है? हॉट मनी बोला जाता है एफपीआई को। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? मैंने बताया था एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। सेबी को वैधानिक दर्जा कब किस वर्ष दिया गया? सेबी को जो वैधानिक दर्जा दिया गया 1992 में दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने ओडीओपी योजना की शुरुआत कब की? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ओडीओपी योजना की शुरुआत 2018 से की। दोस्तों ये मैंने कंप्लीट किया आपका, इसमें थ्योरी सेक्शन भी कवर किया और आपका जो है क्वेश्चंस भी कवर किए। आपको दोस्तों मेरी ये मेहनत पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, मैं वहां आपको रेगुलर इनके नोट्स प्रोवाइड करा दिया करूंगा। धन्यवाद।